हेलो गाइस, मैं योगेश स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल योगीराज स्टडी जंक्शन पर। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि मैंने अपने चैनल में एक नया प्लेलिस्ट क्रिएट किया है और जिसको मैंने नाम दिया है यूपीएसआई स्पेशल। ठीक है, तो यूपीएसआई स्पेशल में आपको मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलेगा इसमें मैथ्स में मैथमेटिक्स मिलेगा, जीए में आपको मिलेगा इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, ठीक, और इसके साथ ही करंट अफेयर भी यूपी स्पेशल जीके भी मिलेगा। ठीक, और फिर आपको हिंदी भी मिलेगा इसमें और रीजनिंग भी मिलेगा। ठीक है, तो इसी क्रम में, कंटेंट के क्रम में स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं आज आपके साथ इंडियन पॉलिटी, जो कि मेजर टॉपिक है। इंडियन पॉलिटी में क्या है कि मतलब इंडियन जीए, करंट जीए के जो करंट अफेयर पोर्शन के बाद जो नंबर 2 पे आता है वो रहता है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइज। इंडियन हिस्ट्री की बात करूं तो एंशिएंट एंड मॉडर्न से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और मेडिवल से कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगा, वो डजेंट मैटर। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुँचे। एंड सेकेंड थिंग गाइज, जब आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो वीडियो को वॉच करने से पहले आप माइंड में सेट कर लीजिए कि वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, ठीक है, यानी पूरा वॉच करना है वीडियो को, क्योंकि बीच बीच में मैं ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है उनकी। तो उन चीज़ों को अगर आपने मिस कर दिया तो गाइज मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। ठीक है, ये जो हम बहुत कुछ कर रहे हैं कुछ पाने के लिए, तो ये हमारा बहुत कुछ अच्छा साबित होने वाला है। ठीक है, तो गाइज़ इसको आप ऐसे ही मतलब बनाने के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक एंड शेयर करिए, बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वॉच करना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज इंडियन पॉलिटी। ओके, लेट्स स्टार्ट इंडियन पॉलिटी। गाइज इंडियन पॉलिटी में मैं आपको बता दूं कि इंडियन पॉलिटी में अगर आपको इंडियन पॉलिटी को मतलब पढ़ना है तो सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, यानी कि संविधान, भारतीय संविधान के बारे में आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है गाइज? भारतीय संविधान। ये जो संविधान है गाइज, इस संविधान में मतलब हमको क्या क्या पढ़ना है। जैसे संविधान में हमें क्या पढ़ना है कि मतलब संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान का निर्माण किसके द्वारा हुआ। जैसे आपको पता है कि इंडियन एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी जिसने संविधान को बनाया था, तो उस असेंबली की मांग मतलब संविधान में कैसे कैसे क्या मतलब उसके असेंबली के द्वारा संविधान की मांग सबसे पहले कहाँ की गई, कौन कौन इसमें समितियाँ थीं, कौन कौन इस समितियों के अध्यक्ष थे, कौन किस टाइम तक अध्यक्ष रहे, ये सारी चीज़ें इसमें बताएंगे। ठीक है, यह संविधान हमारा कब अंगीकरण किया गया, कब अधिनियमन हुआ, कब संविधान को सुचारू रूप से चालू किया गया, कब लागू किया गया, ये सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में मेंशन करने वाला हूँ, लेकिन मैं थोड़ा मतलब अलग टाइप से मेंशन करने वाला हूँ। जैसा मैं वो नहीं कि मतलब पढ़ने के लिए तो आप यूट्यूब पे कहीं से भी आप किसी को भी सब्सक्राइब करके पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट हो तो बात अलग है। ठीक है गाइज़, तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको सारा डिस्कशन करने वाला हूँ आपके साथ। ठीक है गाइज़, तो स्टार्ट करता हूँ आज मैं संविधान सभा से। क्या स्टार्ट करूँगा गाइज़? संविधान सभा से। तो गाइस संविधान सभा से रिलेटेड फैक्ट जितने भी अच्छे फैक्ट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन सारों को मैं आप यहाँ पे मतलब क्या मेंशन करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कैबिनेट मिशन की मतलब संविधान सभा के द्वारा संविधान की मांग कब की गई। ठीक है, संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन ठीक कैसे हुआ था, तो सुनिए गाइस, मतलब संविधान सभा। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है कि इसका गठन कैसे हुआ, गठन कब और कैसे हुआ। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर। कब हुआ गाइस? संविधान सभा का गठन कब हुआ? कैबिनेट मिशन के द्वारा कब किया गया था? 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, और उस टाइम संविधान सभा में सदस्यों की संख्या क्या थी? सदस्यों की संख्या क्या थी? तो उस टाइम इसमें संविधान सभा में कितने सदस्य थे? सदस्यों की संख्या ये निर्धारित की गई थी कि 389 सदस्य होंगे। ठीक है, संविधान सभा में सदस्य कितने थे? 389, जिसमें से 93 देशी रियासतों से थे।
93 कहाँ से थे? देसी रियासतों से थे। क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएसआई में, आपके साथ क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा में जो सदस्य थे उसमें से कितने सदस्य देसी रियासतों से थे। ठीक है, तो आप कहाँ पिक करेंगे? 93 को पिक करेंगे। ठीक है गाइज, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एंड इसमें 389 में 93 तो हो गए हमारे यहाँ से। ठीक, अब उसके बाद की अगर बात करी जाए तो 4 जो थे, इन्हीं में से 4 कहाँ से थे? ये चीफ कमिश्नरी से थे। ये चीफ ब्रिटिश कमिश्नरी थी, यहाँ चीफ कमिश्नरी से थे। ठीक है, यहाँ से थे। और सदस्य 292 सदस्य। ठीक है, 292 सदस्य। ये ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, यानी कि ब्रिटिश प्रांत जो, ठीक, ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, यानी ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि। आई होप कि आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो वो संविधान सभा में कितने? 389 थे, जिनमें से अगर बात करूं तो 93 जो थे वो कहाँ से थे? देसी रियासतों से थे। 4 जो थे चीफ कमिश्नरी से थे। और जो 293, ठीक, सॉरी 292 ये कहाँ से थे? ये सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, तो गाइज यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ले चलता हूँ आपको आगे। संविधान सभा की पहली बैठक की अगर बात करी जाए, संविधान सभा का गठन हो गया। फिर संविधान निर्माण के लिए क्या है कि मतलब लोग असेंबली करने लगे कि संविधान को कैसे कैसे गठन करना है, मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें मेंशन करनी है। तो इसके लिए जो थी वो फर्स्ट असेंबली जो थी, पहली बैठक, गाइज हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और जिसमें बैठक के बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या किया गया था? इसमें टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया था इस असेंबली का। ठीक, और इसी में क्या था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? अस्थायी अध्यक्ष बने थे। कहने को तो ये मात्र अस्थायी अध्यक्ष है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान की पहली बैठक में, बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? इन्होंने। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये। पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो ये। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी रहता है तो ये नहीं है। अगर पूछेगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, वहाँ उसने ये नहीं बताया कि पहली बैठक दूसरी बैठक कौन सी, क्योंकि वो परमानेंट रहे, ये टेम्परेरी थे। ठीक, सही है, तो ये चीज़ आपको मतलब अच्छे से याद करनी है। इसके बाद इसकी दूसरी बैठक, देखिए अब इसमें मतलब क्या है कि मतलब दूसरी बैठक में क्या हुआ? दूसरी बैठक हुई थी कब? ये हुई थी 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसमें क्या बना दिया गया? स्थायी अध्यक्ष, यानी कि परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था, क्योंकि ये उस मीटिंग में, उस सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। बात करूं 11 दिसंबर 1946 की, तो इस दिन क्या हुआ था कि सच्चिदानंद सिन्हा जी के स्थान पर किसको लाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, और जिन्हें इस सभा का परमानेंट या स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। तो गाइज़ यहाँ तक आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसको आप क्या कर रहे हैं? स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं ले चलता हूँ आपको एक नए पॉइंट की ओर।
गाइस बने रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए। अब आते हैं गाइस 13 दिसंबर। 9 दिसंबर 11 दिसंबर की बात हमने कर ली, तो अब आते हैं हम 13 दिसंबर पे। डेट आ गई 13 दिसंबर 1946। देखिए तो इस दिन क्या हुआ। इस दिन क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ संविधान सभा की कार्यवाही स्टार्ट कर दी गई, ठीक। इस दिन क्या हुआ, नेहरू जी के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ की गई, ठीक। यानी नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसके साथ संविधान सभा की कार्यवाही, संविधान निर्माण की जो कार्यवाही थी वो स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था, तो वो थे नेहरू जी, ठीक। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया, नेहरू जी। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित होता है, इसके लिए आप पढ़ते हैं आगे। अब डेट आती है 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947। तो ये 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति। नेहरू जी का जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा गया था, उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां ठीक है। देख लीजिए 13 दिसंबर 1946 को क्या था, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। वही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को 1946 में पेश किया था। 13 दिसंबर 1946 को, वही 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था, ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया था। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित होने के साथ संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा ने अनेक समितियों का, नई कमिटीज़ का गठन किया, ठीक है। उन कमिटीज़ को गठित किया, तो उन कमिटीज़ में जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी है, झंडा समिति है और कई समिति हैं, ठीक है। उन सारी समितियों का गठन किया गया, संचालन समिति है, ठीक। तो इन सभी समितियों के गठन के बारे में बात कही गई थी, यानी कि वो प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट कर दी गई थी, ठीक है गाइस। तो ये आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ले चलता हूँ एक नेक्स्ट पॉइंट की ओर। वीडियो पर बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुँचे। तो इसमें कौन कौन सी समितियां थी गाइस, तो मैं उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि कौन सी समितियां थी, उन समितियों के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि उन समितियों को डायरेक्टिंग मैनेजिंग किसने की थी, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए इसमें सबसे पहले बात करूंगा तो नियम, झंडा, रियासत और संचालन समिति। देखिए सबसे पहले नंबर पर नियम, झंडा, ठीक है, नियम, झंडा और रियासत और संचालन। नियम, झंडा और रियासत और संचालन, ठीक है। तो ये गाइस मैंने आपको बता दिया, ये 4 समितियां थीं और इन 4 की चारों समितियों की अध्यक्षता किसने की थी, इन समितियों का अध्यक्ष कौन थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इनके क्या थे, अध्यक्ष थे इन चारों के। ठीक, ऐसे ही अगर बात करूं तो आती है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति। ऐसे ही दूसरी आती है संघ संविधान समिति। संघ शक्ति और संविधान समिति इन दोनों के रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति दोनों के कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, इसके अगर आगे चलते हैं तो प्रारूप समिति। तो इसके थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, आगे चलते हैं प्रारूप समिति के मतलब अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति की अगर बात करें तो इसमें थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सलाहकार समिति की अगर बात करें तो सलाहकार समिति की अगर बात करें तो इसमें थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी इसी में थे। ठीक, तो ये थी ग्रेट पर्सनालिटीज़ जिन्होंने अनेक कमिटीज़ को मैनेजिंग एंड डायरेक्टिंग किया था। ठीक है, संविधान निर्माण के लिए जो कमेटी समितियां बनाई गई थी तो उनमें एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए गाइस, नियम, झंडा, रियासत और संचालन, इन चारों में थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इनके अध्यक्ष थे। ठीक, बात करूं दूसरी समिति की तो संघ शक्ति और संविधान समिति, इन दोनों को संभाला था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और आगे अगर बात करूं तो प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अंडर में थी। और अगर प्रांतीय संविधान समिति और नीचे एक है सलाहकार समिति, इन दोनों की बात करें, ठीक, प्रांतीय समिति और सलाहकार समिति इनकी बात करें तो इसमें थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोनों में थे। ठीक है गाइज, आई होप कि आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ में आई होगी। ठीक है, ये वीडियो जैसे मतलब ये टॉपिक यहाँ से फिनिश होता है संविधान सभा वाला, फिर इसके तुरंत बाद नेक्स्ट वीडियो इसमें क्या मिलेगा आपको, उसमें मिलेगा आपको प्रैक्टिस सेशन, यानी कि क्वेश्चंस कैसे कैसे एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सारी चीज़ें। अच्छा, उन क्वेश्चंस को आप कैसे कैसे मतलब कवर करते हैं। ठीक, उन क्वेश्चंस को कवर करने के लिए क्या है कि मतलब क्वेश्चंस को आप ये मत देखिए कि ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है। मैं जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ वहाँ से यूपीएसआई में क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। ठीक है, मेरा प्रैक्टिस सेशन जो रहेगा वो सीधा आपको यूपीएससी एंड यूपीपीएससी का जो मतलब ओल्ड पेपर्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस मैं आपको लेकर आऊँगा। लेकिन मैं दावा करता हूँ कि क्वेश्चंस वहीं से उठाए जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। जो जनरली क्वेश्चन है उनको तो आप पढ़ लेते हैं कहीं से भी, लेकिन जो सॉलिड है उसको पढ़ना सीखिए। तो गाइज इसको स्क्रीनशॉट कर लिया होगा आपने। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है।
गाइज ये जो है मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, इसको आपको कभी भी कम नहीं होने देना है। मोटिवेट कहीं से भी आप हो सकते हैं, किसी को भी देख के किसी को भी आप अपना आइडल बना सकते हैं, ठीक है, वहाँ से आप मोटिवेशन ले सकते हैं। इंस्पिरेशन को कभी भी आपको डाउन नहीं होती, यानी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, इसको कभी एवरी पॉइंट, ठीक है, एवरी मोमेंट आपको क्या रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये आपको करके दिखाना है, ठीक है। तो ये जज्बा जो है, ये वर्दी का जुनून जो है, ये कम नहीं होने देना है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि अभी लोग क्या कहते हैं कि भगवान के पास जाते हैं तो कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं, वो नहीं है, मैं इतना कमज़ोर हूँ। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ठीक है। स्टार्ट करता हूँ आगे, नहीं तो आप कहेंगे कि बस केवल गाना ही आता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है भाई। BN राव, BN राव के बारे में आपको पता है कि BN राव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, संविधान सभा के संविधान सलाहकार, ठीक, संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र इनको कहा जाता है BN राव को, ठीक है। तो BN राव का पूरा नाम क्या है, वेनेगल नरसिंह राव। BN राव का पूरा नाम, इनका पूरा नाम अगर पूछा जाए तो लिखिए बेनेगल नरसिंह, बेनेगल नरसिंह राव, इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है। तो ये मतलब जैसे प्रारूप समिति में थे तो मतलब इनको बताया गया था कि भाई आपको क्या करना है कि संविधान का खाका तैयार करना है, ठीक है, संविधान के बारे में, संविधान में किन किन चीज़ों को रखना है। तो इन्होंने जो मूल प्रारूप तैयार किया था, क्वेश्चन आता है ऐसे ही कि मूल प्रारूप और उसके बाद संशोधित प्रारूप जो संविधान सभा ने संशोधन करके बनाया था, उन दोनों में डिफरेंस है। तो BN राव का जो मूल प्रारूप था उसकी अगर हम बात करें तो BN राव के जो मूल प्रारूप की बात करें तो इन्होंने अपने मूल प्रारूप में क्या दिया था, मूल प्रारूप में, इनके मूल प्रारूप में क्या था कि इन्होंने उसमें मेंशन किए थे, मतलब हाँ, इन्होंने जो मूल प्रारूप दिया था वो इन्होंने मतलब दिया था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को, इस दिन क्या हुआ था, इनका जो मूल प्रारूप है, मूल प्रारूप पर विचार करने के लिए, मूल प्रारूप पर विचार करने के लिए BN राव के द्वारा, संवैधानिक सलाहकार BN राव के द्वारा मूल प्रारूप जो संविधान का दिया गया था उस पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति का गठन किया गया था, ठीक है गाइस। यानी कि BN राव जो संवैधानिक सलाहकार थे उनसे कहा गया कि संविधान का खाका तैयार करिए, तो उन्होंने एक संविधान का खाका तैयार किया था। तो उसमें क्या था कि उसको मूल प्रारूप उन्होंने जो दिया था उस पर विचार विमर्श करने के लिए कहा गया था कि भाई अब एक समिति का गठन किया जाए जो जिस काम पर कार्य कर सके और अच्छा रिजल्ट दे, ठीक है। तो उसके लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था संविधान प्रारूप समिति, ठीक है। तो उस प्रारूप समिति में इन्होंने क्या था, मतलब इनका जो मूल प्रारूप था उसमें इन्होंने 243 अनुच्छेद रखे थे, 243 अनुच्छेद रखे थे गाइस। कितने रखे थे? 243, ठीक है। ये 243 143 सबको याद रहता है, उसमें +1 और मार लेना है, ठीक है। याद करने के लिए ट्रिक दे रहा हूँ, 143 में +1 और, यानी कि 243 कर लीजिए, ठीक है। यानी कि ये हो गया, ये 243 क्या हो गया, इतने अनुच्छेद इन्होंने दिए थे। और इसमें अगर अनुसूची की बात करी जाए तो इन्होंने 13 अनुसूची दी थी, 13 अनुसूची दी थी। तो गाइस एक बात आप ध्यान रखिए, इन्होंने अपने मूल प्रारूप में क्या दिया था कि 243 आर्टिकल्स दिए थे और शेड्यूल्स इसमें कितनी थी, 13 थी। जबकि मूल संविधान में शेड्यूल्स की बात करी जाए तो वो 8 और वर्तमान में प्रेजेंट में कितनी हो गई हैं, 12 संशोधन करके बनाई गई हैं। लेकिन अगर पूछे कि मूल संविधान में कितनी थी तो 8 ही थी। लेकिन अगर क्वेश्चन करें कि बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा पेश किए गए संविधान का जो प्रारूप था तो उस प्रारूप में कितने अनुच्छेद थे, 243, और उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी, 13,
ठीक है गाइज, चलते हैं आगे। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। ले चलता हूँ मैं आपको एक अच्छे पॉइंट की ओर। जैसे मैं लिखूं और नेक्स्ट टॉपिक की ओर भागूँ, आप तुरंत ही उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं। संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं। कितनी महिलाएं थीं? 15 महिलाएं थीं। और इसमें 33 जो थे वो अनुसूचित जाति के थे। अनुसूचित जाति के 33 सदस्य थे। क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं, तो कितनी थी? 15। अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या पूछी जाती है, वो कितनी थी? 33। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, यानी कि हैदराबाद से कोई भी प्रतिनिधि नहीं था। हैदराबाद रियासत से कोई प्रतिनिधि नहीं था, मतलब कोई प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुआ। हैदराबाद रियासत से कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था। ठीक है, यानी कि हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जहां से कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं हुआ। ठीक, अब संविधान निर्माण की बात करी जाए। संविधान निर्माण में लगा समय, तो संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे संविधान निर्माण में। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लग गए थे। ठीक है, अब देखिए संविधान सभा। ठीक, अब संविधान को मतलब अंगीकरण कब किया गया था? संविधान का अंगीकरण 26 नवंबर 1949। ये वो डेट है, एग्जाम में कई तरीके से पूछी जाती है कि संविधान को मतलब अधिनियमित कब किया गया, स्वीकार कब किया गया, अंगीकृत कब किया गया। तो ये वही डेट है, कब? 26 नवंबर 1949 को। ठीक, और ये लागू कब से हुआ था? 26 जनवरी 1950। गणतंत्र दिवस के दिन हम खूब प्राउड मतलब अच्छे शब्दों में कहते हैं कि संविधान, आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। वो यही डेट है कि संविधान इसी दिन लागू हुआ था। ठीक है, इसके आगे चलते हैं कि इसको स्क्रीनशॉट कर लिया था ना आपने। एक बार रिवाइज करिए। संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं सदस्य। ठीक, 33 अनुसूचित जाति के थे। ठीक है, और संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ठीक है, और संविधान निर्माण के लिए कितने मतलब समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जहाँ से कोई भी सदस्य नहीं सम्मिलित हुआ था। ठीक है, और अगर बात करें कि संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया? 26 नवंबर 1949 द्वारा। स्वीकार किया गया संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 द्वारा, और लागू किया गया था वो कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। आगे अगर बात करें कि भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया? तो भैया कौन सी भाई ये डेट पूछेगी कौन सी डेट पे अपनाया गया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ये थी 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ऐसे अगर पूछे कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रगान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया था। ऐसे अगर पूछे राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें, राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1900
यानी जिस दिन संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। ठीक है, एक सेंटेंस है वो ये था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। ये कथन है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। ये कथन किसका है, बहुत पूछा जाता है। ये कथन है ऑस्टिन का। ठीक, ये कथन किसका है, ऑस्टिन, महोदय ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस कौन थी, भारत थी। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सारे कंटेंट आपको, सारे पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो भी सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि और ऑल नोटिफिकेशंस को हिट करिए ताकि इससे रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। यूपीएसआई के लिए जो स्पेशल बैच था, ये स्पेशल बैच किसके लिए था, ये यूपीएसआई के लिए था भाई। ये इस यूपीएसआई के लिए तो मैंने स्टार्ट किया है। तो यूपीएसआई अगर आपको बनना है तो बना रहना है मेरे चैनल पे। ठीक है, और वीडियो को आपको मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है। कुछ चीज़ें बीच में मैं ऐसी बोलता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उनको मतलब अगर आप मिस नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि आप जल्दी सक्सेस पाएंगे। इस वैकेंसी में आपको एक पोस्ट रखी है, मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, वर्दी ज़रूर मिलेगी। तब तक के लिए बाय, मिलता हूँ कल एक नए कंसेप्ट के साथ। बाय।